This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठशुद्धषष्ठी दिनांक 6 जून 2022 चरक मीमांसन अध्याय 8 सारता परीक्षा शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो सत्वसार के बारे में बात कर रहे थे। सौम्या सौम्य प्रेक्षिणः क्षीरपूर्णलोचना इव प्रहर्ष बहुलाः। नहीं, ये शुक्र सार के बारे में हुआ। स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः कृतज्ञाः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयः महोत्साहाः दक्षाः धीराः समरविक्रान्तयोधिनः त्यक्तविषादाः सुव्यवस्थितगतिगम्भीरबुद्धिचेष्टाः कल्याणाभिनिवेशिनश्च सत्त्वसाराः तेषां स्वलक्षणैरेव गुणा व्याख्याताः। तो ये सबसे अहम मुद्दा है। सत्वसार इस प्रकार के अगर व्यक्ति है, वो बाकी सभी सारों का वास्तव में मूल इस प्रकार का है। और शिवाजी महाराज, प्रभु रामचंद्र वगैरह वगैरह सभी जो है, एक इसका अच्छा नमूना इस प्रकार का है। स्मृतिमान, भक्तिमान, कृतज्ञ, प्राज्ञ, शुचि, महोत्साह, दक्ष, धीर, पराक्रम जगाने वाले, समर में युद्ध में इस प्रकार के विषाद नहीं है जिनमें, सुव्यवस्थित गति गंभीर बुद्धि चेष्टा है। तो सुव्यवस्थित गति जिनकी बुद्धि की है या जिनकी क्रियाओं में है, और गंभीरत्व बुद्धि में इस प्रकार का है। कल्याणाभिनिवेशनश्च, और कल्याण की कामना करने वाले, सभी के कल्याण की कामना करने वाले। अभी ज्ञानेश्वर माउली सीरियल चल रही है। तो लोगों का बर्ताव कितना भी बुरा हो, उनके कल्याण की ही कामना ज्ञानेश्वर माउली के तरीके से की जाती है। तो ये एक अहम मुद्दा सत्वसार व्यक्ति के लिए होता है। और सुतराम अनुकंपे, तो ये एक बात इस प्रकार की बताई गई है। तो इस प्रकार से सत्वसार व्यक्ति जो है वो एक अहम इस प्रकार की है।
और ऐसे होना जरूरी, इस प्रकार का होना। तत्र सर्वैः सारैः उपेताः पुरुषाः भवन्ति अतिबलाः। सभी सारों से युक्त इस प्रकार के पुरुष जो है वो अति बलवान होते हैं। परम सुख युक्ताः, परम सुख से युक्त, क्लेश सहा, क्लेश सहन करने वाले, इस प्रकार से। एक बात ऐसी है कि ज्ञानेश्वर वगैरह को निवृत्ति ज्ञानेश्वर वगैरह को जब कहा गया कि पैठण में जाके वहां से शुद्धि पत्रक लेके आओ तभी आगे कुछ होगा, इस प्रकार से। तो आळंदी से पैठण इस प्रकार के उस जमाने में पैदल नंगे पांव चलना, और ये तो बहुत छोटे छोटे इस प्रकार के थे, तो कितनी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा होगा, कितने क्लेश सहन करने पड़े होंगे। तो ये सभी सहने की ताकत होना, शारीरिक और खास करके मानसिक, एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सर्वारंभेषु आत्मनि जात प्रत्ययाः। कोई भी कार्य शुरू करना है तो उन्हें आत्मविश्वास होता है कि हाँ ये हो जाएगा, मैं करूंगा, इस प्रकार है। कल्याणाभिनिवेशिनः, कल्याण में अभिनिवेश, सभी के कल्याण के बारे में। स्थिर समाहित शरीराः, शरीर जो है स्थिर और योग्य रीति से हो। सुसमाहित गतयः, गति भी उनकी सुसम इस प्रकार की है। स्थिर सानुनाद स्निग्ध गंभीर महास्वरा, तो जिसका अनुनाद निकलने वाला है, इस प्रकार के स्निग्ध गंभीर और महास्वर जिनका है, इस प्रकार के, वो निश्चित ही भाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी को खुद ज्ञानेश्वर के मुंह से सुना उस जमाने में। सुख ऐश्वर्य वित्त उपभोग सम्मान भाषा, तो ये सभी उनको मिलते हैं, सुख ऐश्वर्य वित्त उपभोग सम्मान, इस प्रकार से। उनको उसकी अपेक्षा होती है नहीं होती है एक अलग बात है, लेकिन ये उनको मिलते हैं। मंद जर साहब, वार्धक्य उनका बहुत धीमी गति से आता है। मंद विकाराः, रोग भी मंद इस प्रकार के ही रहते हैं। पाया तुल्य गुण विस्तीर्णापत्याः चिरंजीविनश्च, और प्रायः उन्हीं जैसे गुण वाले बहुत सारे अपत्य और चिरजीवी इस प्रकार के, ये सर्वसार उपत इस प्रकार से होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसे ये है कि सार परीक्षण हम करें और हमारे पास मरीज आएंगे तो आसारता के लक्षण लेके ही आएंगे। उनमें से हम आसारता को नष्ट करते हुए सारवान धातु कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। सिर्फ उस तरीके से हमें प्रयास इस प्रकार से करने पड़ेंगे तो ये बात हो सकती है। अतो विपरीतास्तु आसाराः, इसलिए मैं अभी समझता हूँ कि रसायन और वाजीकरण, ये जो योग है, उनका भलियान भांति अध्ययन अगर हो जाए तो हम शायद धातुओं के अनुसार रसायनों का प्रयोग कर सकेंगे, और फिर वो धातु सारवान बनने में हमें सहायता मिलेगी। मध्याह्न मध्य ही सार विशेषी गुण विशेषा व्याख्याता हो। मध्य सार जो है वो मध्य इस प्रकार के विशेष गुण जो रहेंगे मध्यम स्वरूप में, उसके आधार पर मध्य सार ऐसा बता सकते हैं। इति साराण्यष्टौ पुरुषाणां बल प्रमाण विशेष ज्ञानार्थम उपदिष्टानि भवन्ति।
तो बल प्रमाण विशेष के ज्ञान के लिए ये 8 प्रकार के सार बताए गए इस प्रकार से। तो समझने का मतलब यह है कि उनका परीक्षण हम बल प्रमाण विशेष ज्ञान के लिए जरूर करें, सारताओं का परीक्षण करें। कथन शरीर मात्र दर्शनात् एव विषङ्मुह्येत् उपचित बलत्वात् बलवान अयम अल्पबलः कुशत्वात् महाबलयम महाशरीरत्वात् अल्पशरीरत्वात् अल्पबलः इति। तो केवल शरीर के दर्शन से अगर हम कुछ कल्पनाएं कर लेंगे कि अरे ये उपचित है इसलिए बलवान है, ये कृश है इसलिए अल्पबल है, ये महा शरीर है इसलिए महाबलवान है, और अल्प शरीर होने के कारण ये अल्पबल इस प्रकार का है। तो कहना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। हमारा एक छात्र था एक्चुअली, बहुत ही ताकतवर था, शरीर भी काफी बड़ा इस प्रकार का था, और उसमें ताकत भी थी। ये भरा हुआ सिलेंडर एक हाथ से आसानी से उठाकर या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, लेकिन फिर भी ये मैंने उसको छात्र दशा में देखा था। बाद में शादी हुई, बच्चे हुए, प्रैक्टिस करने लगा, और अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल इस प्रकार का है तो आगे इसको कुछ नहीं होने वाला, ये तो बहुत बलवान इस प्रकार का है, ऐसा हम मानकर नहीं चल सकते हैं। दृश्यन्ति अल्पशरीराः कृशाश्च एके बलवन्तः। कुछ लोग अल्प शरीर और कृश होके भी बलवान इस प्रकार के होते हैं। तत्र पिपीलिका भारहरणवत् सिद्धि। तो उसमें पिपीलिका की भारहरण शक्ति उससे 18 गुना ज्यादा इस प्रकार की होती है, ऐसा माना जाता है। तो दिखने में तो चींटी बहुत छोटी है, लेकिन अपने वजन से 18 गुना ज्यादा बोझ उठा सकती है। ये एक काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। अतश्च सारतः परीक्षेत इति उक्तम, और इसलिए सारतः भी परीक्षण करे, ये बताया गया। अब पुराने जमाने में 100 किलो का ये बारदान इस प्रकार का होता था, क्योंकि उतनी ताकत थी। फिर वो 50 किलो पर आ गया, अभी 25 किलो पर आ गया। लोगों की ताकत कम होती गई, यांत्रिकीकरण बढ़ गया इस प्रकार से। तो जो कैपेसिटी शुरू में थी 31-40 बरस पहले, वो अभी नहीं रही, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो समझ लेना है कि ये अल्प बल, अल्प शरीर होते हुए भी बलवान हो सकते हैं, और उत्तम शरीर होने के बावजूद भी अबल हो सकते हैं। तो ये बात समझ लेनी चाहिए। संवननतश्च इति, संवननम संवतिः संयोजनम इति एक और था। तो संवहन भी देख लेना चाहिए। तो संहति ही एक इकट्ठा होना, इस प्रकार से घनत्व इस प्रकार का होना, संयोजन। तत्र समसुविभक्तास्ति सुबद्ध संधि सुनिविष्टम अंशशोणितम सुसंहतम शरीरम इत्युच्यते। तो अस्थि जो है समसुविभक्त इस प्रकार के हो, संधि सुबद्ध हो, सुनिविष्ट मांस शोणित हो, रक्त और मांस इनका निवेश योग्य तरीके से हो, इस शरीर को सुसंहत शरीर कहते हैं। तत्र सुसंहत शरीराः पुरुषाः बलवन्ताः विपर्ययेण अल्पबलाः। तो सुसंहत अगर शरीर है तो ये बलवान होते हैं। विपर्ययेण अल्पबलाः, उसके विपरीत अल्पबल होते हैं। मध्यत्वात् संवननस्य मध्यबला भवन्ति। अगर संवनन मध्यम है तो मध्यबल होते हैं। तो ज्यादातर ये पिंडिका में देखा जाता है, थोड़ा वहां पे देखना आसान इस प्रकार का होता है। पिंडिका शैथिल्य
अगर है संवहन उसमें नहीं है तो माना जाता है कि बाकी जगह भी इस प्रकार का संवहन नहीं होगा, एक प्रकार से शैथिल्य इस प्रकार का रहेगा। और फिर सिरा स्नायुओं के द्वारा जो कार्य होने चाहिए वो नहीं होंगे, अच्छी तरीके से नहीं होंगे। तो इसलिए कभी कभी हाथों में भी इस प्रकार का संवहन जज किया जाता है। और संवहन अच्छा नहीं है तो बल अच्छा नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। और फिर संवहन सुधारने के लिए प्रयत्न करना है। इसमें व्यायाम का एक अहम रोल इस प्रकार का है कि समसुव्यक्त गात्र ये व्यायाम के जरिए प्राप्त होने वाला फल है। तो घन निबिड़ इस प्रकार के ये मांस सिरा स्नायु इस प्रकार के होंगे और फिर बल अच्छा रहेगा। और वैसे इस प्रकार का शैथिल्य योनि स्रंस, योनि भ्रंश, गुद भ्रंश वगैरह वगैरह में भी दिखता है। मैंने एक उदाहरण बताया था, दोहराता हूँ, रक्त प्रदर की एक रुग्णा थी और मैंने काफी कोशिश करने पर भी वो शांत नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको मंदाते वेलणकर के पास भेजा सलाह के लिए। तो उन्होंने सलाह दी कि इसका शैथिल्य बहुत ज्यादा है, संवहन नहीं है बिल्कुल, और इसलिए ये प्रदर रुक नहीं रहा, तो बेटर ऑप्शन है ऑपरेशन करवा दो इसका, इस प्रकार से। अब मैंने सोचा कि अगर ये बात सही है कि शैथिल्य है, संवहन नहीं है और इसलिए ये रुक नहीं रहा है, तो हम संवहन निर्माण करने की बात करेंगे। और इसलिए उसमें मैंने पद्मकाष्ठ और डिंक या गोंद इसका प्रयोग किया। और आश्चर्य यह रहा कि प्रदर रिपु और पुष्पानुग चूर्ण, अशोक चूर्ण वगैरह जिससे बात हुई नहीं थी, उसमें इस गोंद के जरिए पद्मकाष्ठ और डिंक, पद्मकिट्ट उसमें साथ इन्होंने दातार ने मंडूर को डाला है। और ये डिंक या गोंद और पानी या अनुपान दिया है, तो उससे फायदा हुआ, उसका प्रदर शांत हो गया और मुसीबत नहीं पड़ी ये करने की। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि संवहन अगर कम है इस प्रकार से, तो विविध प्रकार के व्यायाम हमें सुझाने पड़ेंगे। उसमें व्यायाम में शरीरायास जनकं कर्म व्यायाम सोनिकम, इस सूत्र के अनुसार उसमें आयास होना ये जरूरी इस प्रकार का होगा। लेकिन दुर्बल व्यक्ति में आयास भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो थोड़ा सोच समझ कर करना है। राजीव सारंगपाणी की जो खासियत है, वो पोस्चर्स बताते हैं, उनको व्यायाम नहीं कह सकते एक्चुअली, क्योंकि उसमें इस प्रकार का स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होता है। फिर भी उससे रिलीफ आता है। तो धीरे धीरे संवहन को बढ़ाने के लिए ये अच्छा तरीका इस प्रकार का है। और वैसे इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं की जाती, या हम भी ज्यादा इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि इसको सुधारे कैसे इस प्रकार से। अम्ल रस ये शैथिल्य निर्माण करने वाला है। नमक ये भी इस प्रकार सा क्लेद निर्माण करके शैथिल्य निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो उनका अति सेवन है तो उसको टालना है, ये एक बात हो सकती है इस प्रकार से। लेकिन इसके बावजूद दवाइयों में जैसे पद्मकाष्ठ है, अशोक के बारे में फिर भी सोच सकते हैं, क्योंकि अशोक कषाय रसात्मक है और कषाय रस इस प्रकार से संवहन बढ़ाने वाला इस प्रकार का हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि संवहनतः परीक्षित ये ज्यादा प्रचलन में नहीं है, ग्रंथों में तो है लेकिन प्रचलन में नहीं है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और संवहन अगर नहीं है तो उसका कारण ढूंढ के, उस कारणों को टाल के
क्या करना है, चाहे व्यायाम हो चाहे कुछ औषधियों का प्रयोग हो वो हमें करना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। विपर्ययेण अल्पबलः मध्यत्वात् संवहनस्य मध्यबलः भवन्ति। प्रमाणतश्च इति शरीरप्रमाणं पुनः यथास्मेन अङ्गुलिप्रमाणेन उपदेक्ष्यते उच्छेदविस्तार आयामैः यथाक्रमम्। तो यथास्मेन अंगुली प्रमाणेन, अपने अपने अंगुलियों के द्वारा इस प्रकार का शरीर प्रमाण माप लेना है, उच्छेद विस्तार और आयाम। तत्र पादौ चत्वारि षट् चतुर्दशांगुलानि। तो पाद जो उसमें है चत्वारि षट् दशांगुलानि, 4, 6 और चतुर्दशांगुल। क्या बताया है? बारे में कुछ नहीं लिखा। पाठभेद एक है, पादौ चतुर्दशांगुलौ इति पाठः। तो पाद चतुर्दश अंगुली है, ये एक समझ सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन चत्वारि षट अजब है। तो लंबा चौड़ा और ऐसा कुछ सोच सकते हैं। चतुर्दश अंगुल पाद तल में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये चतुर्दश अंगुल होते हैं, ठीक है। और ऊपर से देखेंगे तो शायद षट अंगुल इस प्रकार के रहेंगे, और चत्वारि अंगुल ये ट्रांसवर्स अगर देखेंगे तो चत्वारि अंगुल, तो शायद चत्वारि षट और चतुर्दश अंगुल ये पाँव के विभिन्न परिमाण इस प्रकार के हैं। अब इसके बारे में भावी साठे सर ने काफी प्रयोग किए हैं, और उनका कहना था कि 4 अंगुलियां अंगुष्ठ को छोड़कर इसका वर्नियर कैलिपर से परिणाम मापा जाए, यानी कि उसका जो डिस्टेंस, ये लंबाई जो है, लंबाई नहीं चौड़ाई, ये मापी जाए, फिर उसको 4 अंक से भागा कर करके जो आएगा वो 1 अंगुली का प्रमाण आएगा हर व्यक्ति के लिए। और फिर उतने अंगुली प्रमाण से उसके बारे में सोचना है। वर्नियर कैलिपर में थोड़ा सा थोड़ी सी सूक्ष्मता इस प्रकार की है, और मिलीमीटर्स में हम माप सकते हैं इस प्रकार से। वैसे बहुत सिंपल यंत्र है वर्नियर कैलिपर, लेकिन फिर भी एक परीक्षण करने के लिए अच्छा इस प्रकार का है। तो यही बात अगर हम लेकर चलते हैं जो भावी साठे ने कही है इस प्रकार से, और फिर हर व्यक्ति में इस प्रकार से लोक झोपली तर शांत बसते का? हा, ते बापाची नोकर नाही मिळाला, तू शांत बस जरा, काकांसमोर तू मार खाशील माझ्या, मग बोलायचं नाही। तो उसको अगर हम भली भांति देख सकेंगे तो एक थोड़ा ऑब्जेक्टिव तरीका इसमें हो जाएगा। जंघे तो अष्टादशांगुले षोडशांगुल परिक्षेपे च। जंघा जो है वो अष्टादशांगुल ये ऊंचाई में होंगे, और षोडशांगुल परिक्षेपे च, तो 16 अंगुल परिक्षेप में, ये शायद उसका डायमीटर इस प्रकार का रहेगा। जानुनी चतुरंगुले षोडशांगुल परिक्षेपे, जानू है वो
चतुरंगुल और षोडशांगुल परिक्षेप, इस प्रकार से। तो मैं मानता हूं कि अगर हम व्यक्तियों में पहले तो परीक्षण करें, बालकों में परीक्षण करें, ये सबसे बेहतर है। और फिर जो रुग्ण हमारे पास आते हैं किसी भी उम्र के हो, उनके बारे में ये करने की कोशिश करें तो जानू शोध है नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार के बातें जानने के लिए शायद जो उन्होंने षोडशांगुल परिक्षेप ये कहा गया है, इसके आधार पर कुछ सोच सकते हैं। त्रिंशदंगल परिक्षेपौ अष्टादशांगुलौ ऊरु। तो 30 अंगुल 30 अंगुल परिक्षेप और 18 अंगुल ये उरु है, जो थाई रीजन जो है वो इस प्रकार से। इसमें भी 30 अंगुल परिक्षेप ये उरु में सभी जगह अलग अलग माप इस प्रकार के रहेंगे। अभी राउंड सेल ट्यूमर करके आता है, ज्यादातर थाई में दिखाई देता है। और ये थोड़ा आसान होता है ट्रीट करने में। तो मैंने देखा है कि ये परिणाम अगर हम लेते हैं, माप लेते हैं और दवाइयों के बाद 3 महीने 6 महीने के बाद फिर से देखते हैं तो परिणाम उसका कम हो गया है, इस प्रकार से दिखता है। तो और ये खासकर उरु में देखा जाता है, तो वहां पे देखने की कोशिश करें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। षडंगुल दीर्घ वृषण अष्टांगुल परिणाम। षडंगुल ये तो काफी बड़ा है, षडंगुल का उतने तो नहीं दिखते हैं वृषण। एक बार मरीजों में देखने की कोशिश करेंगे। और अष्टांगुल परिणाम ये भी काफी बड़ा है। अष्टांगुल परिणाम शेफा षडंगुल दीर्घ पंचांगुल परिणाम द्वादशांगुली परिणाम भगः षोडशांगुल विस्तारा कटी। तो भग सामने से करेंगे, कटी का पीछे से करेंगे। मुझे लगता है पहले बालकों में करके देखना जरूरी होगा। तो हमें थोड़ी आदत हो जाएगी, उसका सराव हो जाएगा और फिर हमारे मरीजों में करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और बालकों में तो बिल्कुल छोटे उम्र से 5 6 8 10 तक भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इस प्रकार से। दशांगुलम बस्ती शिरः। ये भी अजीत है। वैसे बस्ती पाल्पेट नहीं होता है नॉर्मल अवस्था में। अब दातार गुरु जी जिसको वृक्क कहते हैं वो वास्तव में बस्ती है। नाभि के नीचे इस प्रकार से, और उसमें अगर मूत्र का संचय होता है तो वो बढ़ के ऊपर आता है इस प्रकार से। तो ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में इस प्रकार के मापन किए जाते हैं और उनके जो मापदंड है इस प्रकार से,
वो कहाँ से लिए है एक बार भी देखना जरूरी होगा। और यहाँ का मतलब है आरोग्य से और वहाँ का मतलब है दिखने से, ब्यूटी की, सौंदर्य की दृष्टि से है। तो मालूम नहीं है वहाँ किस प्रकार से करते हैं। लेकिन मापन होता होगा ऐसा मुझे लगता है। दशांगुलम बस्य शिरः दशांगुल विस्तारं द्वादशांगुलम उदरम। दशांगुल विस्तार और द्वादशांगुल ये लंबा चौड़ा इस प्रकार का होगा। थोड़ा देखना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ ले, डिपिस्टर्नम से नीचे पिविक सिम्फाइसिस तक लेना है या दोनों कुक्षियों को लेकर लेना है, थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। दशांगुल विस्तीर्णे द्वादशांगुलायामे पार्श्वे द्वादशांगुलम स्तनांतरम। अब ये पुरुषों में और स्त्रियों में इसी प्रकार का होता है या कुछ अंतर होता है, ये भी देखना पड़ेगा। और स्तन का मतलब क्या लेंगे? स्त्रियों में स्तन चिचुक से लेकर बात करेंगे, इसमें उच्छेद की बात है। पुरुषों में उच्छेद नहीं है तो ये सीधा माप सकते हैं। वेंगुलम स्तन पर्यंतम। स्तन पर्यंत पर्यंत का अर्थ कड़ा इस प्रकार का होता है। तो कुछ किया नहीं है टीका करने। इसका समझ मतलब नहीं ध्यान में आ रहा। वेंगुलम स्तन पर्यंतम, ये शायद परिणाम हो सकता है, लेकिन इतना कम तो पुरुषों में हो सकता है, स्त्रियों में अलग रहेगा। चतुर्विंशति अंगुल विशालम द्वादशांगुलोत्सेधम उरहा। चतुर्विंशति अंगुल विशालम द्वादशांगुल उच्छेदम, तो उसकी जो लंबाई है वो द्वादशांगुल और ब्रेड्थ जो है वो चतुर्विंशति अंगुल। अब ये सिर्फ सामने से करेंगे ऐसा लगता है, एक बार देखना चाहिए। द्व्यंगुलम हृदयम, त्रिंगुलम पित्पाद भेद। ये भी मुश्किल लगता है थोड़ा सा। तो त्रिंगुल पाठ भेद है तो भी हमें जो हृदय प्रतीत होता है उससे ज्यादा होता है, बड़ा होता है। एक बार मॉडर्न एनाटॉमी में हृदय के बारे में क्या बताया है एक बार देखना पड़ेगा।
अष्टांगुलौ स्कंधौ, षडंगुलौ अंसौ, षोडशांगुलौ प्रबाहु, पंचदशांगुलौ प्रपाणि, हस्तौ द्वादशांगुलौ, कक्षौ अष्टांगुलौ, त्रिकं द्वादशांगुलोच्छेदम। ये सब त्रिक है, द्वादशांगुल उच्छेद। तो लंबोसैक्रल सभी वर्टिब्रे त्रिक में आ जाएंगे। अष्टादशांगुलोच्छेदम पृष्ठम, चतुरंगुल उच्छेदा द्वात्रिंशति अंगुल परिणाः शिरोधरा। तो शिरोधरा ये मन्या है वास्तव में, चतुरंगुल उच्छेदा द्वाविंशति अंगुल परिणाः। तो मन्या के बारे में है, द्वादशांगुलोच्छेदा द्वाविंशति अंगुल परिणाः शिरोधरा, द्वादशांगुलोच्छेदम चतुर्विंशत्यंगुल परिणाहम आननम। तो यहाँ भी आनन का कहाँ पे मेजर करना है, मुख का परिणाम, ये देखना पड़ेगा। पंचांगुलम आस्यम, देखेंगे तो 4 अंगुल ही होता है। पंचांगुल किन लोगों में आस्य होता है, मुख वाइड होना चाहिए इस प्रकार से। चुबुक ओष्ठ कर्ण अक्षि मध्य नासिका ललाटम चतुरंगुलम। तो आस्य का मतलब शायद मुख खोल के परिणाम लेना है शायद, क्योंकि ओष्ठ अलग किया है। चिपुक ये सभी चतुरंगुल, ओष्ठ, कर्ण, अक्षि, मध्य, अक्षि मध्य भी चतुरंगल नहीं लगता। नासिका ललाट, नासिका भी 4 अंगुल। तो अभी मुझे लगता है कि शारीर रचना में जो लोग एमडी कर रहे हैं उनके लिए इन सभी का सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो परीक्षण वास्तव रूप में होना है, ये पहली बात होगी। उसके लिए योग्य पद्धति क्या है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर स्वास्थ्य के हिसाब से या रोग के हिसाब से उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखना पड़ेगा। कुछ थीसिस होंगे, ये हुए होंगे इसके ऊपर, मालूम नहीं है मुझे। लेकिन हमारे यहाँ जो भी रिसर्च चलता है एमडी के लिए या पीएचडी के लिए भी, उसकी कोई क्वालिटी नहीं रहती, ये स्पष्ट बात इस प्रकार की है। और इसके क्या फायदा होने वाला है ये भी पता नहीं है। बघेल सर की किताब है रिसर्च इन आयुर्वेदा, इस प्रकार से रिसर्च इन आयुर्वेदा, और ये केवल संकलन है। जितने भी रिसर्च पूरे भारत भर में आयुर्वेद में हुए हैं एमडी या पीएचडी के स्तर पर, उनकी केवल सूची है, और किस छात्र ने क्या है, किस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में किया है, कब किया है, टाइटल क्या है,
कीवर्ड्स क्या है वगैरह वगैरह इसके बारे में है। उस जमाने की एवरेज हाइट काफी थी तो ये प्रमाण होता होगा। अब एवरेज हाइट कम हो गई है तो शायद थोड़े कम प्रमाण में होंगे। ये पॉसिबल है, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए कि सचमुच ही प्रमाण अब कम हो गए हैं या नहीं हुए हैं, और एवरेज क्या है ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का है। तो मेरे मन में ख्याल था, वो आज भी लागू है, वास्तव में हुआ नहीं है अभी तक कि एक, शायद हम उसको वेबसाइट कहेंगे चाहे पोर्टल कहेंगे पोर्टल ज्यादा अच्छा शब्द है, सीसीआरएस के द्वारा बनाई जाए और सभी छात्रों को ये मैंडेटरी होगा कि कोई भी नया रिसर्च करने से पूर्व जो एमडी में प्रवेश लेते हैं छात्र, तो जिस विषय में वो एमडी करना चाहते हैं उस विषय में उसके पूर्व क्या क्या रिसर्च हुआ है और वो ऑनलाइन कॉन्स्टेंटली अपडेट होने वाला इस प्रकार का होना चाहिए। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर कि उसने देख लिया कि जो टॉपिक उसने लिया है वो उसके ऊपर पहला कुछ काम हुआ नहीं है अभी क्या करते हैं कि सभी कॉलेजेस में खत लिख देते भेजते कि मैं इस प्रकार से संशोधन करना चाहता हूँ, आपके यहाँ इसके बारे में कोई संशोधन हुआ है तो आप कृपया बता देंगे, इस प्रकार से। तो बात ऐसी होती है कि किसी से कुछ भी जवाब नहीं आता है, तो ये पकड़ कर चलते हैं कि हाँ कुछ नहीं हुआ है तो हम आसानी से ले लेंगे इसको, इस प्रकार से। और अभी भी स्थानिक भाषाओं में भी प्रबंध होते रहते हैं। ये तो हमें डिसाइड करना है कि स्थानिक भाषाओं में नहीं होने हैं। हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी लोगों की अच्छी नहीं है तो अंग्रेजी ज्यादा पसंद करते हैं लिखने में, और मैंने खुद संस्कृत में लिखे हैं तो ऐसा करना उचित है नहीं उचित है ये एक अलग बात। अगर सभी लोग संस्कृत में कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो तो अंग्रेजी में होना चाहिए, चाहे किसी भी मराठी भाषा में हो या कन्नड़ा में हो वगैरह वगैरह, लेकिन उसका एक एब्स्ट्रैक्ट होना है और वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स के साथ उस पोर्टल पर उपलब्ध होने चाहिए कि मैं इस विषय पर प्रबंध करना चाहता हूँ, एमडी करना चाहता हूँ, पीएचडी करना चाहता हूँ तो कम से कम वो एब्स्ट्रैक्ट तो कीवर्ड्स के जरिए हमारे सामने आने चाहिए। और फिर हम देख लेंगे कि मेरा जो सिलेक्ट किया हुआ टॉपिक है उसके ऊपर पहले काम हुआ है नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो भी मैं ले लूंगा फिर वो वहां पे डिक्लेयर करना है पोर्टल पर कि मैंने इस प्रकार का विषय ले लिया है, ताकि अगले 3 वर्षों में कोई इसके बारे में फिर से न सोचे तो उसमें कंप्लीटेड रिसर्च और ऑनगोइंग रिसर्च इस प्रकार के दो हिस्से हो सकते हैं वेबसाइट में, दोनों में ढूंढना है कंप्लीटेड है तो भी ढूंढना है और अगर इन प्रोसेस है तो भी ढूंढना है, इस प्रकार से। और फिर थीसिस पूरा होने के बाद परीक्षा जाने से पूर्व या कम से कम परीक्षा होने के बाद ये मैंडेटरी होना है कि उसको उसका सारांश लिख के देना है, अपडेट करना है वहां पे कि धारा पोर्टल, ये कौन सी पोर्टल है एक्चुअली सीसीआरएस अगर ये बनाते हैं और मैंडेटरी करती है सभी छात्रों के लिए कि इसी तरीके से रिसर्च आगे बढ़ाना है, तो कम से कम डुप्लीकेशन तो नहीं होगा, ये
एक अहम मुद्दा होगा। क्या क्या रिसर्च हुआ है ये तो सामने आ जाएगा, क्या क्या रिसर्च चल रहा है ये भी सामने आ जाएगा। और सीसीआरएस या आयुष इसको मैंडेटरी कर सकते हैं, और जब तक ये पोर्टल नहीं आएगा तब तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं होगा। ये अगर करते हैं तो सभी निश्चित रूप से उसमें डाल देंगे कि क्या टॉपिक लिया था, क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन इनका इतना तो कम से कम सारांश में होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट के जरिए ही होना है, वो बेटर ऑप्शन। ये मुझे धारा मालूम नहीं है क्या है। इस प्रकार से मैंने अनुमति ले ली थी इनसे, बघेल सर से, उन्होंने हाँ कह दी थी, और मैंने कुछ कोशिश भी की थी इस प्रकार से डालने के लिए मेरे वेबसाइट पर। लेकिन बाद में मुझे लगा कि उसका कोई फायदा नहीं है उसमें। एक तो जानकारी पाते रहना बहुत मुश्किल है, हमारी बात कौन सुनेगा, इस प्रकार से। और अपडेट अगर ये नहीं होता रहेगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। और फिर दूसरी बात ऐसी है कि कुछ ही चंद इस प्रकार के रिसर्च होंगे जो कुछ हमें बता सकेंगे, दखल अंदाजी लेने जैसे है। बाकी में कुछ है ही नहीं इस प्रकार से। ये केवल कागजी घोड़े इस प्रकार का रहता है, और एबीपी ने बनवले आहे त्यावर सगळे रिसर्च पेपर्स आहेत आयुर्वेदचे। अच्छी बात है अगर, लेकिन ये खुद जानकारी इकट्ठा करते हैं क्या सब छात्रों से, और थीसिस पूरा होने के बाद वहां पे जाता है क्या, इस प्रकार से। तो ठीक है, देख लेते हैं अगर। लेकिन मुझे भी मालूम नहीं था कि इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध है। सध्या एमईएचएसच्या वेबसाईटवर थिसिस ऑनगोइंग जे आहेत ते रेग्युलरली अपडेट होत आहेत। लेकिन एमईएचएस क्यों? एमईएचएस तो महाराष्ट्र से जुड़ा है। हमें पूरे भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सीसीआरएस ही ये काम करे, ये ज्यादा बेहतर है। एनएचआई वी हैव टू अपलोड थ्रू आवर यूनिवर्सिटी। एनएचआई, ये क्या है एनएचआई? नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट। एनएचआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो मैं मानता हूं कि इन सभी के बारे में नहीं, नहीं, हाँ, वी हैव टू अपलोड थ्रू आवर यूनिवर्सिटी। तो ये बात है। अगर जब तक ये मैंडेटरी नहीं हो जाता कि आपका थीसिस का टॉपिक पक्का हो गया, आयुष रिसर्च पोर्टल पर है, लेकिन उसमें है क्या ये? बात ये है कि कम से कम क्या क्या रिसर्च कहाँ चल रहा है ये तो हमें पता हो। आयुर्वेद के बारे में जो लोग आयुर्वेद को कोसते हैं, उनका कहना रहता है कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं है और एलोपैथी में रिसर्च है। ये बड़ा मुद्दा है। वैद्यों का कहना है कि हमारे यहाँ रिसर्च करने लायक कुछ है ही नहीं। सभी जो है वो जानकारी ग्रंथों में ही है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। फिर भी काफी मुद्दे ऐसे हैं कि जिसके बारे में रिसर्च होना जरूरी है। I think all universities have this facility of thesis. कर्नाटका, महाराष्ट्रच्या मेडिकल युनिव्हर्सिटी वेबसाईटवर आहे हे मला नक्की माहिती आहे। लेकिन फिर भी हमें हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल के जाकर देखना पड़ेगा। ये ऐसा ठीक नहीं है। इन सभी पोर्टल को जोड़ा जाए, एक बड़ी पोर्टल बन जाए पूरे भारत भर के लिए, और फिर वहां पे ये डाला जाए। अभी कोडोली जैसे कॉलेज में 100 छात्र है एमडी के लिए, 100 लोगों को परमिशन मिली है। इस्लामपुर जैसे कॉलेज में 60 लोगों को अनुमति मिली है एमडी करने के लिए।
तो जहां इतनी बड़ी मात्रा में लोग एमडी कर रहे हैं वहां कम से कम पूरे भारत भर में क्या चल रहा है इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। और लर्निंग स्किल्स ये एक अलग बात है। हम जो भी अध्यापक पढ़ाते हैं वो पढ़ाते रहते हैं, छात्र ने सीख लिया नहीं लिया ये हम नहीं देखते। गुरुकुल में भी मेरी ये संभावना है कि वहां बम्बार्डिंग होता रहता है। क्योंकि दिन कम होते हैं, बताने लायक चीजें बहुत सारी होती है, और फिर हम बताते रहते हैं लोगों को एसिमिलेट हुआ नहीं हुआ, सभी बातें जान ली नहीं ली, ये नहीं होता है और उसमें सीखने की प्रोसेस नहीं होती। तो मैंने एक बीच में सुझाव दिया था कि 3 अध्यापक है, 3 दिन जा रहे हैं तो 2.5 दिन का ही अध्ययन रखे, और आधा दिन जो 2.5 दिन में हुआ है उसके बारे में छात्रों से जानकारी प्राप्त करें कि क्या हुए, वो समझ पाए हैं नहीं पाए हैं, इस प्रकार से फीडबैक इस प्रकार का होना है। तो शायद हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितना तो बीच में कनेक्शन चला गया था, ऑडियो कनेक्शन बंद हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है अभी कि सेंट्रल फैसिलिटी होनी चाहिए, और जो भी बातें होंगी, जो भी थीसिस का टॉपिक सिलेक्ट किया जाएगा, उसको हम पहले डाल देंगे इस प्रकार के पोर्टल में। मैंने ये टॉपिक ले लिया है, एमडी पूरा हो जाएगा तो फिर से डालना है कि मेरा पूरा हो गया है और ये सारांश है। हिरवाणी सर ने कहा था कि ये प्रॉब्लम सभी जगह में है, केमिस्ट्री में भी ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसके लिए इंसेंटिव रखा था, अगर आप सारांश सबमिट करते हैं तो आपको कुछ पैसा मिल जाएगा उसके जरिए। वो हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट शेयर करेंगे कि जब तक आपका सारांश नहीं आएगा तब तक आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा, तो शायद ये बात बनेगी, ये कंपलसरी होगा और ये कर देंगे इस प्रकार से।
तो ये कंपल्शन जब तक नहीं किया जाता तब तक ये बात होगी नहीं। और वैसे इतने फालतू रिसर्चेस होते रहते हैं कि उसका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है पूरे ज्ञान के बारे में। बहुत ही थोड़े रिसर्च पेपर्स ऐसे होंगे, रिसर्च ऐसे होंगे कि जिससे कुछ कंट्रीब्यूशन मिल गया हो शास्त्र को, और फिर उनको चुनकर वो हमारे सिलेबस में आ जाने चाहिए। अभी लास्ट ईयर में रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, तो इसमें रिसर्च के मेथड्स बताते हैं, वो ठीक है एक तरीके से, लेकिन ये तो पूरा एलोपैथी का माहौल है। यहाँ आयुर्वेद का कुछ संबंध नहीं है, और वो हमारे लिए कुछ फायदेमंद नहीं है। एलोपैथी का जो मॉडल है, सिर्फ ये बताने के लिए कहे कि यह इस प्रकार का मॉडल उपलब्ध है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, ये बताने के लिए वो सिखाए। हमारा रिसर्च किस प्रकार का हो उसके बारे में हमें बताना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर जो अच्छे रिसर्च है उनमें से उनको सिलेबस पे लाना पड़ेगा, रेगुलर रूप से अपडेट होना चाहिए। भावी साठे का जैसे मैंने कहा था कि ये प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्निमांद्य बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग, अच्छा रिसर्च है इस प्रकार। संप्राप्ति लक्षण संबंध ये के सदाशिव शर्मा का अच्छा रिसर्च इस प्रकार का है। तो इस प्रकार के जो रिसर्च होंगे वो सामने आ जाए, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। मेरा जो था त्रयाण उपस्तंभानां विशेषतः आहारस्य विस्तरेण विचारः और आधुनिक काले आहार सेवन विधि विचारः, ये पीएचडी का विषय इस प्रकार का मेरा था। तो मैंने सैंपल साइज मेरा 500 लोगों का था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो इस प्रकार के लोग होंगे जिनके कुछ कंट्रीब्यूशन उनका शास्त्र की दृष्टि से है, वो सामने आ जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। तो मूल रूप से इसमें परिवर्तन आना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। अभी आयुष मिनिस्ट्री से तो थोड़े लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। सीसीआरएस के बारे में अभी भी मुझे कुछ पता नहीं है। आयुर्वेद ओरिएंटेड कितने लोग होंगे और सच्ची रूप में इस सभी के बारे में सोचेंगे। तो ये भी अगर कार्य सीसीआरएस करते हैं तो बड़ा कार्य होगा। और वास्तविक उसकी आवश्यकता है, कार्य भी बड़ा है, आवश्यकता भी है, और बनाने में उतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंडेटरी करना भी डिफिकल्ट नहीं है। केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि इस प्रकार से होना है, तो ये बात बनेगी। जब तक ये बात नहीं होगी तब तक ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेयं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। स्वः पुनः